नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पर स्वागत है। आज आपके सामने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की क्लास रहने वाली है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कई एग्जाम में पूछे जाने की बहुत बड़ी इसकी प्रोबेबिलिटी है। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है, मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, यानी कि मोस्ट रिलायबल मेथड बताना है आपको, मेजर करते हैं क्या बॉडी टेम्परेचर करने के लिए, इनमें से मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सा है, एल्बो, रेक्टल, एक्सिलरी या फिर ओरल। तो एक चीज़ याद रखना आपका कि जो मोस्ट रिलायबल पूछा है तो आप याद रखना आपका क्या रहेगा, रेक्टल। यहाँ पर बी आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, इसके साथ में एक चीज़ आपको बता देते हैं कि अगर आपको पूछे कि मोस्ट कन्वीनियंट कौन सा, मोस्ट कन्वीनियंट या फिर क्या पूछ ले, इजी मेथड, इजी मेथड पूछे तो आपका आंसर क्या जाने वाला है, एक्सिलरी। ठीक है, ये आपका रहने वाला है इसका। और अगर आपसे पूछे कि लीस्ट रिलायबल मेथड तो भी आपका कौन सा जाएगा, एक्सिलरी। क्या जाएगा, लीस्ट रिलायबल। मोस्ट रिलायबल तो आपका रेक्टल हो गया, लेकिन लीस्ट रिलायबल पूछे तो आपको एक्सिलरी। ठीक है, और अगर आपको पूछे कि मोस्ट कॉमनली यूज है तो आप याद रखना मोस्ट कॉमनली आपका कौन सा रहता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओरल। ठीक है, ये आपके इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो अगला आपके सामने क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग्स ऑन द स्किन बाय फ्रिक्शन इज नाउन एज। देखिए, ड्रग्स को अपन अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, स्किन के ऊपर, किसके द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा, उसे आप किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, ऑप्शन का अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंसर्शन, इंसर्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी ड्रग्स है उसको अपन बॉडी कैविटीज़ के अंदर है उसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे एनिमाज है या फिर सपोजिटरीज है, यानी कि इंसर्ट इन बॉडी कैविटीज। एग्जाम्पल पूछे तो जैसे एनिमा है या फिर कोई सपोजिटरीज है। ठीक है, तो इंसर्ट करने वाली चीज़ें इंसर्शन कहलाती है। लेकिन इनक्शन, इनक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ अपन उसको अप्लाई कर रहे हैं फ्रिक्शन के द्वारा स्किन के ऊपर, वो आपका कहलाता है कौन सा, एप्लीकेशन ऑफ ड्रग ऑन स्किन, यानी कि इनक्शन। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी रहने वाला। और इनहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी मेडिसिन है आप उसे इनहेल करते हैं एरोजोल के द्वारा या मतलब नोज के द्वारा। जैसे कि कोई अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं तो उसके लिए जैसे इनहेलर वगैरह यूज करते हैं, या फिर कोई नेबुलाइजर वगैरह देते हैं, तो वो कौन सी होती है, इनहेलेशन कहलाते हैं। यानी कि इनहेल, इनहेल दी एरोजोल, एरोजोल मेडिसिन, मेडिसिन बाय नोज, वो आपकी क्या कहलाती है, इनहेलेशन। जैसे कोई भी इनहेलर हो, यानी कि साल्बुटामोल हो, साल्बुटामोल जो अस्थमेटिक पेशेंट यूज़ करते हैं वो वाले। और अगर देखा जाए तो जो आप कॉमनली हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं नेबुलाइजर वगैरह। ठीक है, ये हो गया इनहेलेशन। और होता है इंस्टिलेशन, इंस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी ड्रग्स है वो आप बॉडी कैविटीज़ के अंदर है, लिक्विड फॉर्म में उसको, यानी कि उसको इंस्टिल करते हैं कैविटी के अंदर। जैसे मान लीजिए कोई आप ई ड्रॉप या फिर आई ड्रॉप है, उसको आई एयर या फिर ईयर के अंदर कैविटी के अंदर डालते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म ड्रग को कहाँ पर, बॉडी कैविटी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, कहाँ पर, जैसे आई या फिर ई ड्रॉप, ये क्या कहलाती है, इंस्टिलेशन। ठीक है, तो अगला आपके सामने क्वेश्चन है, बेनेडिक्ट टेस्ट इज यूरिन सैंपल इज डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ। बेनेडिक्ट टेस्ट है वो यूरिन सैंपल के द्वारा किसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, ग्लूकोज, बाइल साल्ट या फिर प्रोटीन या फिर एसीटोन। तो करेक्ट आंसर आपका बेनेडिक्ट टेस्ट के लिए ए आंसर यहाँ पर रहने वाला है, जिसमें अपन ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए बाइल टेस्ट मतलब बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है। और बाइल साल्ट टेस्ट होता है वो क्या होता है, वो आपका इसमें मतलब जो एक टेस्ट होता है हेज टेस्ट, कौन सा होता है, हेज टेस्ट। ठीक है,
आप इस एस से एस याद रखना, यानी कि आपको समझ में आ जाएगा कि बाइल साल्ट को डिटेक्ट करने के लिए हाई टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अगला एक होता है आपके सामने कि एक होता है रोथेरा टेस्ट। रोथेरा टेस्ट, रोथेरा टेस्ट किसको मतलब डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो वो आपका होता है एसीटोन के लिए। किसके लिए? एसीटोन को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और एक होता है आपके सामने स्मिथ टेस्ट। कौन सा? स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट है वो किसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो वो होता है बाइल पिगमेंट इन यूरिन के अंदर। क्या होता है? बाइल पिगमेंट इन यूरिन, उसको डिटेक्ट करने के लिए स्मिथ टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बेनेटिक टेस्ट है, किसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? ग्लूकोज के लिए किया जाता है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, और ये कई बार और आपका कुल मिलाकर ऐसा क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में इससे रिलेटेड तो कुछ पूछे ही जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिसे आप जानते हैं, इनका जन्म है कहाँ पर हुआ? तो सबसे पहले आपको बता देते हैं इटली के अंदर इनका जन्म हुआ था। डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। कुछ बातें अपन इसके बारे में जान लेते हैं। इन्हें लेडी विद द लैम्प भी नाम से जाना जाता है। लेडी विद द लैम्प नाम से भी जाना जाता है, आल्सो नोन एज। ठीक है, और इन्हें लेडी विद द लैम्प क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने जो क्रीमियन वॉर था 1853 से 1856 तक, क्रीमियन वॉर, उनके अंदर जो घायल सोल्जर्स थे, ठीक है, तो उनकी इन्होंने हेल्प की थी नाइट ड्यूटी के अंदर भी, यानी कि एक लैंप के साथ में, फ्लेम लाइट के साथ में। तो यानी कि उनके पास में जो फ्लेम लाइट थी, तो इसलिए इन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। अगर आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म पूछा जाए तो याद रखना इनका जन्म है वो 12 मई 1820 को इटली में हुआ था, इटली के अंदर हुआ था। ठीक है, जो कि फ्लोरेंस सिटी के अंदर, फ्लोरेंस सिटी है एक इटली के अंदर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगर इसके बारे में पूछा जाए कि इनकी जो डेथ है वो कब हुई थी, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेथ है वो 13 अगस्त 1910 को। ठीक है, 13 अगस्त 1910 को कहाँ पर हुई थी? तो एक जगह है पार्कलैंड। पार्कलैंड कहाँ पर है? ये है आपकी लंदन के अंदर, और लंदन आपका इंग्लैंड। ठीक है, तो ये इनसे रिलेटेड काफ़ी सारी डिटेल आपको याद रखनी है। कई बार एग्जाम में इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन ना पूछे तो इनसे रिलेटेड या तो ये या फिर ये कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है विजुलाइजेशन ऑफ ब्रोंकाई इज नोन इन, यानी कि ब्रोंकाई को विजुअल करने के लिए किस प्रकार का अपन मतलब प्रोसीजर किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन दे रखा ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी है वो किसके लिए यूज़ करते हैं? विजुलाइजेशन ऑफ आई, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? आई के लिए किया जाता है। एक होता है लैरिंगोस्कोपी। लैरिंगोस्कोपी है वो आपका लैरिंग्स को विजुअल करने के लिए किया जाता है, जबकि जो ब्रोंकोस्कोपी होता है वो आपका किसके लिए किया जाता है? वो आपका होता है ब्रोंकाई के लिए। तो सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। और ये जो आपके सामने दे रखा है एंथ्रोस्कोपी, ये आपका क्या होता है? विजुअलाइजेशन ऑफ जॉइंट कैविटी। किसके लिए? जॉइंट कैविटी को विजुअल करने के लिए एंथ्रोस्कोपी किया जाता है। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है इफ टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू बी इन्फ्यूज्ड इन 3000 ml in 24 hours and drop per ml is 15, then flow rate will be। एक 3000 ml का फ्लूइड है, उनको इन्फ्यूज़ किया जाना है 24 घंटे के अंदर, और उसकी ड्रॉप रेट है वो आपकी 15 ml। ठीक है, तो बताइए इसकी फ्लो रेट क्या होगी? देखिए नॉर्मली आपका फ्लो रेट को पूछा गया है, तो फ्लो रेट मतलब जानने के लिए अपने को एक नॉर्मली फॉर्मूला होता है। क्या होता है फ्लो रेट के लिए? एक तो होता है टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर भी आपके सामने दिया हुआ है, ड्रॉप फैक्टर इन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आप इस पर जो आपको डेटा दिया गया है वो अपना सीधा सीधा अप्लाई करें। तो यहाँ पर आपका टोटल वॉल्यूम कितना है? 3000 इंटू ड्रॉप फैक्टर आपको कितना दिया हुआ है? ड्रॉप पर ml 15। ठीक है, और कब तक यूज करना है इनको? 24 घंटे। 24 घंटे को आप कन्वर्ट कर दो 60 घंटे में,
यानी मतलब सॉरी 60 मिनट में, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आने वाला, कुल मिलाकर कट कटा कर ये लगभग आने वाला है 31.25 ड्रॉप पर मिनट। तो यहाँ पर 31.25 दिया है, तो नॉर्मली अपन इसको 32 मान सकते हैं, लेकिन 32 ऑप्शन में नहीं है, तो अपने को नियर बाई आंसर देना है। तो कितना रहेगा, 31 ड्रॉप पर मिनट। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है, अबोव व्हाट टेम्परेचर दैट टर्म हाइपर पायरेक्सिया इज, यानी कि टेम्परेचर का अबोव होना जो कंडीशन कहलाती क्या, हाइपर पायरेक्सिया। इसमें टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है ये आपको बताना है। देखिए, एक होता है हाइपरथर्मिया, जो कि आपका कितना होता है, हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया में नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अपने को फ़ारेनहाइट में डिग्री दिया हुआ है, तो उसी हिसाब से रहता है। ये था आपका हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया। ठीक है, एक होता है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में नॉर्मली टेम्परेचर कितना होता है, लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और एक होता है यूथर्मिया। यूथर्मिया ये नॉर्मली कितना होता है टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो होता है आपका नॉर्मली कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर आप सेल्सियस में कहें तो 37 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर होता है उससे यूथर्मिया कहता है। ये नॉर्मली टेम्परेचर होता है उसे ही यूथर्मिया कहते हैं। लेकिन अपने को पूछा है हाइपर पायरेक्सिया। अब हाइपरथर्मिया तो मैंने बता दिया मोर देन 105 डिग्री, लेकिन यहाँ पर मोर देन तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो 105 इस कंडीशन, इस टाइप की जो वैल्यू है वो आपकी क्या कहलाती है, हाइपर पायरेक्सिया। तो डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है, विच साइज ऑफ आईवी कैनुला इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड आईवी फ्लूइड ए एंड क्लियर लिक्विड आईवी मेडिकेशन। देखो क्या पूछा सीधा सीधा कि इनमें से आपको एक साइज बता दी आईवी कैनुला की, जो यूज करते हैं स्टैंडर्ड आईवी फ्लूइड और क्लियर लिक्विड फ्लूइड को मेडिकेशन है वो देने के लिए। तो नॉर्मली आपको बता देते हैं कि मोस्ट कॉमनली जो आईवी कैनुला यूज करते हैं कौन सा होता है, नॉर्मली आपको पता होगा कि इसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अगर आपको पूछा जाए तो आप बता देना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए नॉर्मली कितना गेज का कैनुला होता है, 18 गेज का होता है, जो कि आपका ग्रीन कलर का होता है। ये तो आपको आइडियली बताते हैं और नॉर्मली इसी का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अपन 20 गेज का जो कैनुला होता है वो भी अपन यूज करते हैं, और वो कौन सा कलर का होता है, 20 वाला आपका होता है रेड कलर का। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि अगर कोई कैनुला है जो पीडियाट्रिक के अंदर यूज किया जाता है, पीडिया के अंदर, ठीक है, पीडिया के अंदर कितने गेज का कैनुला यूज करते हैं, तो 24 गेज का होता है वो, जो कि आपका येलो कलर का होता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि कोई ऐसा मतलब कैनुला बताओ जो रूटीनली जनरल वार्ड में यूज किया जाता है, यानी कि रेगुलरली रूटीनली जनरल वार्ड के अंदर यूज किया जाता है, तो आप याद रखना 20 गेज का जो कि पिंक कलर का होता है। यहाँ पर दो चीज़ याद रखना, एक 20 गेज का जो रेड कलर भी होता है, एक 20 गेज का पिंक कलर भी होता है। वो तो आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जो 20 गेज का पिंक कलर का होता है नॉर्मली वो आपका यूज कहाँ पर करते हैं, जनरल वार्ड के अंदर रूटीनली यूज करता है। और 20 गेज का वो पिंक कलर का होता है कैनुला। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ में उसका मैसिव ब्लड लॉस हुआ है, तो उनके लिए ग्रे कलर का कैनुला है वो यूज किया जाता है। ठीक है, वो होता है 16 गेज का। हालांकि इसमें यूज लगभग मतलब अलग अलग आपको पूछा जाए तो जो ग्रीन कलर का कैनुला होता है वो भी यूज किया जाता है, लेकिन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर ग्रे कलर का 16 गेज का जो होता है वो भी यूज किया जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि कोई पेशेंट है उनको आप शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब भेज रहे हैं ओटी रूम के अंदर कोई सर्जरी के लिए, तो कौन सा कैनुला है वो उसके लगाकर आपको भेजना पड़ता है। तो डिपेंड करता है उसकी वैन के ऊपर, 18 से 20 गेज का जो कैनुला है वो यूज करके भेजा जाता है। ठीक है, तो अपने को क्या पूछा गया है कि इनमें से आपको एक मतलब स्टैंडर्ड आईवी फ्लूइड और क्लियर लिक्विड आईवी है उसको मेडिकेट कर रहे हैं, तो कितना गेज का अब उन्हें वो कैनुला यूज करते हैं। तो सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है।
ठीक है, 22 से 24 गेज का जो कैंडल है वो यूज किया जाता है। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है द सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू नॉर्मल टर्मडीज। ठीक है, यानी कि जो टेम्परेचर है सडन फॉल यानी कि अचानक गिरा है, कहाँ से, हाई से नॉर्मल लेवल पे आया, वो क्या कहलाता है, क्राइसिस, स्टेडियम या लाइसिस या फिर डेक्लाइन। देखो कुछ लोग सोचते हैं कि गिरना यानी कि कोई मतलब लॉस होना वो कहलाता है लाइसिस। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ याद रखनी है कि एकदम से गिरा है, ठीक है, और वो हाई से नॉर्मल पे आया है, मतलब इतना भी नहीं गिरा है कि एकदम नॉर्मल रेंज से भी बाहर चला गया। तो ये जो कंडीशन कहलाती है आपकी क्या कहलाती है, क्राइसिस कहलाती है। तो ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। लेकिन चीज़ आप यहाँ को याद रखनी है कि जो क्राइसिस है वो भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रू क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस का मतलब होता है कि जो टेम्परेचर था वो मतलब रिड्यूस तो हुआ है बॉडी टेम्परेचर, मतलब हाई से लो तो हुआ है, हाई टू लो तो हुआ है, लेकिन नॉर्मली लेवल पर आ गया है। जो पेशेंट की कंडीशन थी वो क्या हो गई, इम्प्रूव हो गई। ठीक है, और ये तो हो गया ट्रू क्राइसिस। लेकिन जो फॉल्स क्राइसिस होता है सेकंड टाइप इनका, फॉल्स क्राइसिस में क्या होता है, हाई टू नॉर्मल यानी कि लो लेवल आया है, ठीक है, नॉर्मल हुआ है, लेकिन जो पेशेंट की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं हुई है। ठीक है, तो वो आपका कहलाता है फॉल्स क्राइसिस। टेम्परेचर हाई से लो हुआ है, नॉर्मल हुआ है, समझ गए बात, लेकिन पेशेंट की कंडीशन में किसी भी प्रकार का कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला, तो वो आपका फॉल्स क्राइसिस हो गया। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू। आपको 101 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस के अंदर इक्वल करके बताना है। तो नॉर्मली आपको बता देते हैं कि मतलब टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो अगर आपसे देखा जाए तो आपको बता देते कि अगर आप फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कर रहे हैं तो आपका नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है, तो सेल्सियस बराबर ब्रैकेट के अंदर फ़ारेनहाइट माइनस 32 और इंटू कर देना है 5/9। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। या फिर आप इसको C बराबर F माइनस 32 1.8 भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि सेल्सियस से आपको फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला नॉर्मली कौन सा होता है, फ़ारेनहाइट बराबर सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, या फिर आप इसको F बराबर सेल्सियस इंटू 1.8 प्लस 32। अपने को यहाँ पर 101 डिग्री का पूछा है, जो कि अपने को किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में दे रखी वैल्यू सेल्सियस में करना है। तो नॉर्मली आप सीधा फॉर्मूला रख के ऐसे कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको, देखिए जैसे नॉर्मली वैल्यू आपकी सेल्सियस की आपको पता करनी है, तो सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट कितना दे रखा है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसमें से 32 से माइनस कर देने और 5/9 का भाग दे देना। ठीक है, तो फिर नॉर्मली लगभग ये वैल्यू कट कटा कर कितनी आती है 38.3 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है टोटल सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड, यानी कि ब्रीथिंग का टोटली सीजेशन होना वो किस प्रकार की कंडीशन कहलाता है, टैकीपिनिया, ऑर्थोपिनिया, एपनिया या फिर ब्रेडीपिनिया। देखिए टैकीपिनिया का मतलब क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, रेस्पिरेशन रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, वो कहलाती है टैकीपिनिया। और एक होता है ब्रेडीपिनिया। अब ब्रेडीपिनिया का मतलब क्या होता है, जो ब्रीथिंग रेट होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज ब्रीथिंग रेट। ठीक है, लेकिन ऑर्थोपिनिया आपके सामने एक वर्ड और दिया गया है। तो ऑर्थोपिनिया का मतलब क्या होता है, यानी कि जो ब्रीथिंग करते हैं तो उसमें डिफ़िकल्टी होती है, कब, जब वो फ्लैट लाइंग होता है, तो वो क्या कहलाता है, ऑर्थोपिनिया, यानी कि डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग फ्लैट लाइंग फ्लैट। ठीक है, इस कंडीशन में होता है तो उनको डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग की, तो वो आपकी ऑर्थोपिनिया होती है। अब एक वर्ड होता है डिस्पनिया। डिस्पनिया इसका मतलब क्या होता है कि डिफ़िकल्टी होती है नॉर्मली ब्रीथिंग के अंदर, वो क्या कहलाती है, डी से डी याद रखना, यानी कि डिफ़िकल्टी
इन ब्रीथिंग, वो कहलाता है डिस्पनिया। अब पीछे बचा अपने आपके सामने एपनिया। एपनिया का मतलब क्या होता है, यानी कि जो ब्रीथिंग होती है वो टोटली सीरियस हो जाती है, यानी कि सीजेशन होना क्या कहलाता है, ब्रीथिंग का एपनिया कहलाता है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी रहने वाला है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज कॉल्ड, यानी कि जो टिश्यू होते हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है, हाइपोक्सिया, साइनोसिस, एस्फेक्सिया या फिर हाइपोक्सीमिया। देखिए नॉर्मली टिश्यू के अंदर पूछा आपने को, तो साइनोसिस का मतलब क्या होता है कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी से स्किन का है वो ब्लूइश कलर का हो जाना, यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ये कहलाता है आपका हाइनोसिस, ये कहलाता है आपका ब्लूइश डिस्कलरेशन हुआ तो साइनोसिस कहलाता है। ठीक है, लेकिन एक वर्ड आपके सामने दे रखा है एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ इनिशिएशन ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि जो शुरुआती सांस लेने में जो दिक्कत होती है ना वो कहलाती है एस्फेक्सिया, यानी कि लैक ऑफ इनिशिएशन ऑफ ब्रीथिंग, ये कहलाती है आपकी क्या, एस्फेक्सिया। और आपके सामने दे रखा हाइपोक्सीमिया। देखिए शीमिया यानी कि एमिया, यानी कि कुल मिलाकर ये ब्लड से संबंध है इसका, तो क्या मतलब होगा इसका, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होनी क्या कहलाता है, हाइपोक्सीमिया। पीछे बचा आपका हाइपोक्सिया, ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि टिश्यू के अंदर किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो आपका क्या कहलाता है, हाइपोक्सिया। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ असेसिंग पेशेंट हु कम टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड डिटरमाइनिंग द मैनेजमेंट ऑफ प्रायोरिटी इज कॉल्ड। ऐसा प्रोसेस है वो असेस करता है पेशेंट को जो आया है कहाँ पर, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, और डिटरमाइनिंग द मैनेजमेंट ऑफ प्रायोरिटी। अब आप वहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं तो आपकी मोस्ट प्रायोरिटी क्या होगी उस पेशेंट को देखने के लिए, वो भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आया है। तो नॉर्मली जो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे उसके अनुसार देखा जाए तो सीधा सीधा आपका आंसर जाता है डी, यानी कि ट्राई एज। अब ट्राई एज का जो सिस्टम होता है इमरजेंसी के अंदर क्या क्या होता है वो आपको हम बताते हैं। देखिए ट्राइएज सिस्टम इन इमरजेंसी, पेशेंट इमरजेंसी में आया है तो ट्राइएज का जो सिस्टम होता है इमरजेंसी में वो क्या होता है, देखिए उनमें क्या होता है, कुछ कलर कोडिंग होती है, यानी कि कोई अगर इमरजेंट की आपको कंडीशन बताया जाए तो उसके लिए क्या होता है, रेड कलर का पेशेंट के क्या होता है, कोई बेल्ट लगा हुआ होता है या फिर उसको मतलब इंडिकेट करने के लिए कि किस टाइप का पेशेंट है, तो वो अगर रेड कलर का आपको मिले तो समझ लेना ये इमरजेंट है, यानी कि ऐसे पेशेंट है जिनको फर्स्ट प्रायोरिटी है आपको देनी पड़ेगी। वो जैसे मतलब एज ए MI या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म और कोई मोर देन 25% से ज़्यादा उनका बर्न हो चुका है, वो पेशेंट होते हैं आपके इमरजेंट वाले। ठीक है, और कुछ होते हैं अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब होता है कि इनमें येलो कलर कोडिंग है वो आपकी अर्जेंट में होती है, उसमें पेशेंट है कौन कौन से होते हैं, जैसे कोई इनको मतलब देखो फर्स्ट प्रायोरिटी थी आपकी इमरजेंट हो गई, ये आपकी सेकंड हो जाएगी। फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन कौन से पेशेंट थे, तो MI थे या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म और बर्न के पेशेंट है वो मोर देन 25% से ज़्यादा है वो वाले। अब सेकंड प्रायोरिटी जो कि अर्जेंट होती है येलो कलर कोडिंग होती है, ठीक है, उसमें पेशेंट है जैसे कोई किसी का फ्रैक्चर हो चुका है या फिर कोई अस्थमेटिक होते हैं पेशेंट जिनमें विदाउट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, वो आपके होते हैं। तो इनमें कौन कौन से होते हैं, फ्रैक्चर या फिर अस्थमेटिक पेशेंट। ठीक है, ये तो आ गए आपके अर्जेंट। और कुछ होते हैं नॉन अर्जेंट। नॉन अर्जेंट की आप पहचान कैसे करेंगे, उनके लिए क्या होता है, ग्रीन कलर, यानी कि आपको सिग्नल मिल चुका है कि हाँ ग्रीन है, ज़्यादा इनमें पेशेंट का कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बट क्या होता है ये प्रकार के मतलब माइल्ड एब्रेशन होता है इसमें, मतलब कोई नॉर्मली चोट या फिर मोच लगी हुई है वो वाले पेशेंट इसमें खाते हैं, तो ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, और ये आपका लीस्ट प्रायोरिटी होती है, इनकी लीस्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है, जिसमें कौन कौन से मतलब माइल्ड
एब्रेशन, ठीक है। और एक होता है आपके सामने ब्लैक। ब्लैक वाले किसी भी प्रकार का इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं होता उनका, क्योंकि वो टोटली पेशेंट है, वो डाई होते हैं, यानी कि उनकी लगभग उनको एक्सपेक्टेड टू डाई क्लाइंट्स भी कहा जा सकता है, यानी कि एक्सपेक्टेड टू डाई क्लाइंट, ये हो गया आपके, ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अच्छा, इनमें से आपको बताना है कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए किस प्रकार की स्केल का अपन यूज करते हैं। तो जो आपके सामने दे रखे ऑप्शन उसके अनुसार देखा जाए, ग्लासगो कोमा स्केल, स्नेलन चार्ट, ब्रेडन स्केल या फिर अपगार। तो अपगार का तो आपको सबको पता होगा कि ये एक प्रकार की फिजियोलॉजिकल जो कंडीशन होती है किसकी, जो न्यूबॉर्न होते हैं उनको असेस करने के लिए अपन अपगार स्केल का यूज किया जाता है, ठीक है। और एक होती है आपके सामने ब्रेडन स्केल। ब्रेडन स्केल है वो किसके लिए होती है, जिनमें क्या होता है, बेड सोर या फिर प्रेशर सोर, डेक्यूबाइटल जो अल्सर होते हैं ना, उन पेशेंट में इस स्केल का यूज़ किया जाता है। और जो स्नेलन चार्ट है वो होता है विजुअल एक्यूटी के लिए इसको यूज किया जाता है। किसके लिए, विजुअल एक्यूटी, ठीक है, उसके लिए स्नेलन चार्ट का यूज किया जाता है। जबकि जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर, जिसके लिए अपन जीसीएस स्कोर काउंट करते हैं और ग्लासगो कोमा कोल स्केल का यूज किया जाता है। ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, द परसेंटेज एंड द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन ए रेड कलर वेंचुरी मास। आपको परसेंटेज बताना है, ऑक्सीजन का फ्लो है वो कौन से, रेड कलर वाले वेंचुरी मास के अंदर, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको बतानी, सीक्वेंस आपकी, पहले आपको बताना परसेंटेज, फिर आपको बताना फ्लो रेट किसकी, रेड कलर वेंचुरी मास की। तो आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके अनुसार आपको सबसे पहले बता दें कि नॉर्मली जो कलर कोडिंग होती है किनकी, जो वेंचुरी मास्क होते हैं उनकी मैं आपको बताता हूँ, सबकी सीक्वेंस वाइज कलर कोडिंग परसेंटेज वगैरह सारा बता दें। तो अगर कोई कलर है आपके सामने ब्लू कलर, ब्लू कलर जो होता है उसमें फ्लो रेट है वो कितनी होती है, 2 लीटर पर मिनट, और उनमें लगभग 24% होता है, वो क्या होता है, फ्लो ऑफ ऑक्सीजन है, वो आपकी परसेंटेज के अंदर पूछा जाए तो 24% होता है, FiO2 होता है, ठीक है। और अगर कोई वाइट कलर का वेंचुरी मास्क है तो उसमें 4 लीटर पर मिनट होती है और परसेंटेज होता है आपका 28%, ठीक है। अगर कोई ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर, तो उसमें कितना होता है, 6 लीटर पर मिनट और उसका परसेंटेज होता है वो 31%। अगला आपके सामने कलर कोड है कि अगर कोई येलो कलर का वेंचुरी मास्क है तो उसके लिए 8 लीटर पर मिनट होता है, और ये आपका थोड़ा सा और बढ़ जाता है परसेंटेज, इसका 35% तक इसमें FiO2 नॉर्मली होता है। अगर रेड कलर का है तो उसमें अपन यूज करते हैं लगभग 10 लीटर पर मिनट, ऑक्सीजन की जो फ्लो रेट होती है वो होती है, और इसमें भी 40% तक FiO2 होता है। अगर ग्रीन है, ग्रीन कलर का वेंचुरी मास है तो उसमें 15% है वो, 15 लीटर पर मिनट इसमें फ्लो रेट होती है, और इसमें लगभग 60% है वो FiO2 होता है। तो आपको यहाँ पर पूछा किसका है, रेड कलर का, तो रेड का ये रहा आपके साथ, रेड है 10 लीटर, ये रहा 10 मिल गए आपको, और 40, ये 40, ठीक है, दोनों मिल गए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, सी है, यानी कि रेड कलर में 40% होता है आपका फ्लो मतलब परसेंटेज, और फ्लो ऑफ ऑक्सीजन पूछा जाए तो 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से इसमें यूज किया जाता है। सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। तो फाइनली कुल मिलाकर आपके जितने भी जो MCQs बनने वाले थे किससे, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के, मैंने आपको सारे करवाए। अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।